Good morning, friends. Hi, and welcome to the new video series in which we are going to study physics. Physics. Uh, for before starting anything, let's get started with what we know about science or what is physics or anything. So let's get started with what is science. So science. Science came from the Latin verb which means scientia, which means to know. साइंस जो है साइंटिया नाम के लैटिन वर्ब से आया है जिसका मतलब हम जानना से समझ सकते हैं। संस्कृत में भी इसको विज्ञान बोला जाता है जिसका मतलब भी नॉलेज से ही लिया जा सकता है। तो साइंस को बेसिकली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड साइंस। साइंस का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी जानकारी या फिर कोई भी डाटा जैसे हम कुछ भी पाते हैं अगर वह एक ऑब्जर्वेशन और प्रयोग के द्वारा मतलब कोई प्रयोग करें उसके द्वारा जो हमको मिला उसको हम लोग अगर रखते हैं अपने पास उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ करा वैसा कोई हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, कोई दौड़ रहा है, हाँ ठीक है दौड़ रहा है, लेकिन अब जब हमने उसके दौड़ने से उसको ऑब्जर्व करा उसकी वैल्यू पे हमने फोकस किया कि वो क्या दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, फिर उससे हमने जब उसको समझा उसको आगे सिस्टमेटिक वे में लिया कि हाँ ये इतने सेकंड में इतने मीटर दौड़ रहा है, इतने सेकंड में इतने किलोमीटर जा पा रहा है, ऐसे चल रहा है वैसे चल पा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि एक सिस्टमेटिक वे में हमने इसके चलने को स्टडी किया। तो इसी को हम साइंस बोलते हैं। साइंस की मेनली तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेनली फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के बारे में पढ़ना। तो पहली बात हम सबसे सामने हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न नोट कर सामने आता है कि फिजिक्स पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स है क्या? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स को जानना है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स फिजिक्स इज अ ब्रांच physics is defined as the branch of science which is devoted to the study of nature and natural phenomena. फिजिक्स वो साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और उसकी नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति और उससे जुड़ी हर परिघटना के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग ठीक है फिजिक्स पढ़ना है, आप फिजिक्स जान गए क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, तो फिजिक्स होती है प्रकृति और उससे जुड़ी जो उसकी परिघटनाएं होती हैं उसी को हम लोग भौतिकी या फिजिक्स बोलते हैं। तो अब फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंखें खोलते हैं, हम लोग क्या दिखता है, कुछ भी चल रहा है तो चल रहा है। अब हम लोग चलिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, हमारे अंदर उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना कि मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, चलना क्या होता है, रुकना क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज अ फिजिकल टर्म विच इज गिवन टू द स्टडी ऑफ मोशन। मतलब मैकेनिक्स वह टर्म है जिसको हम लोगों ने बोला है कि जो कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए मोशन कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे, अगर हम लोग उसकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मैकेनिक्स, तो हम लोग उसको मैकेनिक्स से पार्ट बोलेंगे। तो ठीक है चलिए डिफाइन करते हैं व्हाट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम लोग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिस भी किसी किसी वस्तु के मोशन के बारे में, गति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि तो इस ब्रांच को हम बोलेंगे कि ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। अब देखते हैं कि मोशन कैसे कैसे हो सकता है। मोशन जनरली तो हम लोग देखते हैं कुछ चलता रहता है, कुछ रुका रहता है, और तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि कुछ चल रहा है जैसे कि हाँ इट इज इन मोशन एंड सेकंड इज नॉट इन मोशन। तो जो पहला पार्ट सेकंड पार्ट होता है नॉट इन मोशन उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। मतलब वो रुका हुआ है, वो इक्विलिब्रियम पे है, उसको अपनी सारी शक्तियां पता है, वो रुका हुआ है बस। आगे हम लोग जो मोशन में रहती हैं उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमेटिक्स होता है, दूसरा डायनेमिक्स होता है। काइनेमेटिक्स में हम लोग बात करेंगे कि जब अगर मान लीजिए कि हम कोई वस्तु चल रही है, ठीक, कोई वस्तु चल रही है तो हम लोग उसके चलने पे ध्यान देंगे, ना कि इस बात पे ध्यान देंगे कि वो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ चल रहा है, ठीक। बस उसके चलने पे ध्यान देंगे, हाँ वो चल रहा है, उसके पास इतनी इतनी की गति है, इतनी की वेलोसिटी, इतनी की स्पीड है, वो आगे चल रहा है, चलने दिया जाता है उसको। इसमें हम लोग कभी ये बात नहीं करेंगे कि क्या इस पर फोर्स लगा, क्यों ये चलना शुरू किया, कैसे ये चलना शुरू किया, कैसे ये रुकेगा, ये सब कोई बात नहीं करेंगे।
इसके लिए हमारे पास आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में बात करेंगे कि वो रुकता कैसे है, वो रुकेगा क्यों, उस पर क्या फोर्स लगा है, वो कितना चला और किस वजह से चला। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग, काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स अबाउट मोशन, इन विच वी टॉक अबाउट मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। मीन्स हम लोग मोशन के कारण के बारे में नहीं जानते, कितना फोर्स लगा, क्या लगा, कैसे लगा, क्यों चल रहा है, बस हम लोग जानते हैं कि वो चल रहा है। And in dynamics it is a branch of mechanics in which we know the cause of motion, means how much force is applied, how much it's gonna move. Okay, so now next topic is how can we say any body is in motion or it at rest, or it is at rest. So for this, रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट इज नॉट मूविंग और डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रुका हुआ तब मान सकते हैं जब वो अपनी पोजीशन समय के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक, वो रुका हुआ है अपने सराउंडिंग से, मतलब उसकी या तो उसकी पूरी सराउंडिंग भी उसके साथ चल रही हो, या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मोशन में है। ठीक, हम लोग मान लीजिए कह लेते हैं कि एक पॉइंट है वो चल रहा है, ठीक, लेकिन अगर उस पॉइंट के साथ उसका पूरा कमरा चल रहा है, जैसे मान लीजिए बोगी में हम लोग बैठे हुए हैं ट्रेन की, और ट्रेन की बोगी भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना हम लोग तो रुके हुए हैं, हमारे रेफरेंस में तो ट्रेन की बोगी रुकी हुई है। लेकिन ट्रेन की बोगी जो है वो स्टेशन स्टेशन टू स्टेशन बदल रही है ना अपना पोजीशन, तो बोगी इज इन द मोशन। ठीक, अब हम लोग बोलेंगे व्हाट इज मोशन। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मींस द train is changing its position from Devariya to Gorakhpur, means the train is moving, but we are not changing our position from the one seat to another seat, so we are not moving with respect to the bogie or the coach. Okay, and we are moving with respect to another person who is watching that I am moved from Devariya to Gorakhpur. Okay, so now next, what are the types of motion? How can we differentiate the types of the motion? So there are three types of motion. First one is translatory, second is rotatory, and third one is oscillatory. Translatory motion is the motion in which a body which is not a point mass are moving such that its constituent particles move simultaneously along a parallel straight line and shift through equal distance at a typically given of a time. It's just lengthy definition. So basically I'm going to tell you about what is translatory motion. Translatory motion is a motion in which all particles of the body, means any object is moving in a straight line, in zigzag line, or in any condition. Means it's moving parallelly, like a body slipping along an inclined plane has a translatory motion. Okay, got it? We throw a ball from here to there, it is translatory motion. Okay, now rotatory motion. Rotatory motion is, let's go through the definition. Rotatory motion is that motion in which a body which is not a point mass body is moving such that all its constituents move simultaneously along concentric circles which centers lie at a line. Means when we are rotating something, it is known as rotatory motion. Okay, if we take one ball and rotate it around, like earth is rotating around, rotating and revolving, both are different things. I'm not going to go into details. So rotatory and revolving, rotates it. In this, a body covers some angles. We are not talking about meters or distances, we are talking about angles. It shifts from 30 degree to 60 degree. Okay, now last one is oscillatory motion. Basically we know that pendulum is doing something oscillatory motion in which body parts go to and fro. Now go into definitions. It is that motion in which a body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point. It's called mean position in a different period of time. The motion of a pendulum of a wall clock is oscillatory motion. Okay, got it. Now we are going to read about some definitions which are necessary, that I am going to take always the names like what is scalar, what is vector, what is unit, like something. So we are going to read it. Physical quantity. What is physical quantity? Physical quantity is a property of a material or system that can be quantified by measurement.
means anything which can be measured in terms of something, we can say it is a physical quantity. We can divide it into parts, and also know that physical quantity have some magnitude and direction, magnitude and unit. Okay, so we can divide the physical quantities into two parts, scalars and vectors. Now let's know a little brief of scalars and vectors. We will go into details in further lectures about scalars and vectors. So what is a scalar? Scalar is a physical quantity that has magnitude but no direction. Means only it has direction. Means only it has magnitude. Means it has only value. I am applying 5. I am going east. I'm going 5 kilometer. Okay, a man is going 5 kilometer. So he has the magnitude like 5. Okay, and unit kilometer. Okay, means he is going 5,000 meters somewhere. We don't know the direction, so it is a scalar quantity. Now I say a man is going 5 kilometer in east, means you know the direction, he is going into east. Okay, he is going into east. वो ईस्ट में जा रहा है, उसको जाना है ईस्ट में. ठीक, उसको 5 मीटर ईस्ट में ही जाना है, उसको कहीं और नहीं जाना है. इसके पास डायरेक्शन भी है इस समय, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर. ज़्यादा से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे हम लोग के लेक्चर्स आएंगे, उसमें भी हम लोग वेक्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, किसी स्केलर के साथ, किसी वेक्टर के साथ, या फिर और उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं. पैरेललोग्राम लॉ भी सामने आएगा, उसके बारे में हम लोग मोस्टली ना प्लेन में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस इतना ही. सो आगे हम एक और डेफिनेशन है जिसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. अब हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिक्स का नियम जो होता है वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए ही बेसिकली बनता है. जैसे कि हम लोग पहले बोलते हैं, समझ लेते हैं पहले क्या होता है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ इट ट्रेवल्स, और इफ मतलब मान लीजिए वो मोशन में है, इफ इट इज इन मोशन इन अ गिवन टाइम, सो इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज. मीन्स अगर मान लीजिए वो मोशन कर रहा है और हम लोग उसी मोशन को स्टडी करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो अपनी मतलब उसकी जितनी लेंथ है, उसकी बॉडी की जो भी साइज है उससे ज़्यादा वो ट्रेवल करता है. इसको हम लोग पॉइंट मास बोलेंगे. अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि पॉइंट मास पे ही हम लोग क्यों फिजिक्स अप्लाई करते हैं. क्योंकि अगर हम लोग फिजिक्स अप्लाई करेंगे नॉन पॉइंट मास ऑब्जेक्ट पे, मतलब जैसे कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि ये अर्थ हो गया. अब इस पर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना कहीं, तो समझ में नहीं आएगा. इसलिए हम लोग पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बारे में कंसिडर करते हैं. अब पृथ्वी भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसी और चीज़ के लिए. ओके, आई एम नॉट सेइंग एनी कंट्रोवर्शियल थिंग्स. सो नेक्स्ट थिंग इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज system of coordinate axis attached to an observer having a clock with him with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration, etc. or means physical quantities at a moving object of a moving object. Okay, so यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि हम लोग उस पॉइंट को मानते हैं कि वो पॉइंट स्थिर है और वो एक जगह रुका हुआ है, और उससे जुड़ा हुआ जो मोशन है वो हो रहा है. ठीक, उससे मोशन हो रहा है, हम लोग उसकी मोशन को पता करते हैं. उससे जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग मानते हैं कि वो रुका हुआ है, और बाकी उससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उस पॉइंट से वो कितनी दूरी चला, या फिर उस पॉइंट से वो कितनी दूरी मूव किया, आगे या पीछे या फिर किसी भी डायरेक्शन में. मतलब एक्स, वाई और जेड, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहाँ गया, कैसे गया, इसके बारे में हम लोग उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मानते हैं. ठीक, आगे अगला जो पार्ट है कि हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि मोशन. ठीक है, हम लोग मोशन पढ़ना शुरू किया. ठीक है, अब हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग मोशन को पढ़ें तो पढ़ें कैसे, तो समझ में नहीं आता है. तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग मोशन को पढ़ें कैसे. तो मोशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि हम लोग मोशन को मान लेंगे पहले नॉर्मली हो रहा है, सीधा हो रहा है. फिर उसमें मान लेंगे कि मोशन हम लोग 2 डायमेंशन में हो रहा है. 2 डायमेंशन में मतलब हवा में हो रहा है, ऊपर से नीचे जो रहा है. ठीक, दाएं से बाएं भी बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे भी बढ़ रहा है. ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग एक बॉल यहाँ से वहाँ फेंकते हैं. ठीक, तो वो ऊपर से नीचे भी जाता है, मतलब हमारे हाथ से उसके हाथ तक पहुँचने में डिस्टेंस जो है सामने की भी डिस्टेंस जाती है, और हवा वाली डिस्टेंस जाती है. ओके, ऊपर से नीचे भी जाती है. ठीक, तो इसको हम लोग 2D में पढ़ेंगे. और मोशन है ना 3D में पढ़ने का मतलब है हम लोग उसमें कोई एक, और जैसे कि मान लीजिए वो आगे पीछे होने के बाद दाएं बाएं भी हो रहा है. जैसे हम लोग रॉकेट को भेजते हैं तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं, समझ रहे हैं ना, उसको मतलब 3 डायमेंशन में होता है. चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन के बारे में लोग पढ़ना शुरू करते हैं. जैसे मान लीजिए होता है मोशन इन 1 डायमेंशन, तो द
डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग इसकी। द मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन in a one dimension motion is a one dimensional motion. During such a motion, the point object occupies a definite position on the path at each instant of time. Therefore, the motion of the point object can be described by specifying the distance x of the point object and the corresponding instant of time t. Mathematically, the position of the object in one dimension motion can be expressed as x is equal to function of time. मीन्स इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो हम लोग टाइम में, मान लीजिए हम लोग वन डायमेंशन का मोशन पढ़ते हैं, तो उसमें ये पढ़ते हैं कि एक समय के अंतराल पर वो अपनी अवस्था को बदल देता है, वो यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल कर लेता है, मतलब एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में वो बढ़ जाता है आगे। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है? मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब जैसे मान लेते हैं ये यहाँ रखा हुआ है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक चलता हुआ चलाया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये वन डायमेंशन में मोशन हो रहा है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब अगर ये दिक्कत तब हो जाती जब हम लोग टू डायमेंशन में करते, मतलब इसको ऊपर भी भेजते और आगे भी बढ़ाते, जैसे कि प्रोजेक्टाइल में होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी बेसिकली इतना ही समझते हैं हम लोग कि जो डिस्टेंस होता है इसमें, ये फंक्शन का टाइम का फंक्शन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग ये सब वन डायमेंशन में पढ़ने के लिए हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझ में आना चाहिए, जैसे कि पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली बात आती है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ पाथ लेंथ इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक ऑब्जेक्ट के द्वारा वो टोटल कितनी दूरी तय किया, मतलब एक जगह से वो दूसरे जगह तक जाने में वो कितना डिस्टेंस लिया। जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, मान लीजिए हम लोग को यहाँ से गोरखपुर जाना है, ठीक, तो हम लोग यहाँ से गोरखपुर कैसे जा सकते हैं? या तो एक हवा से जा सकते हैं, ठीक, उड़ के यहाँ पे से अपनी जगह पर से उड़े और गोरखपुर में उड़ के उतर गए। दूसरा हो सकता है ट्रेन से जा सकते हैं, तीसरा हो सकता है हम लोग बस पकड़ के जा सकते हैं। बाकी अपना अपना साधन है, जैसे मन वैसे अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसा आप मन करे वैसे वैसे जा सकते हैं। पानी के थ्रू भी आप लोग अगर इम्प्लीमेंट कुछ कर सकते हैं, तो मुझे नहीं पता डिटेल में रास्ते के बारे में, तो आप लोग उससे भी जा सकते हैं। तो अब पाथ लेंथ क्या होता है? अब पाथ लेंथ में हम लोग यहाँ से गोरखपुर गए, एक रास्ता था हवाई जहाज वाले से हम लोग सीधा पहुँच गए, यहाँ से उड़े वहाँ पहुँच गए। दूसरा हुआ ट्रेन वाला रास्ता भी थोड़ा बहुत सीधा ही माना जाएगा, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत वेरी तो करेगा ही, क्योंकि सीधा पहुंचना गोरखपुर और ट्रेन से थोड़ा बहुत घूम के सदानगर पता नहीं कहाँ रास्तों से पकड़ पहुंचना बहुत दूरी हो जाएगी, तो उसमें थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सड़क के रास्ते से, मतलब या तो बस से या तो खुद की सवारी से पहुंचना, तो उसमें भी हमारी जो है डिस्टेंस वेरी करेगी, मतलब बदल जाएगी अगर हम लोग माध्यम बदलते हैं। तो अब आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब केवल बढ़ती जाएगी, कभी घटती नहीं है। अगर एक बार बढ़ना शुरू करें तो बढ़ेगी नहीं, निगेटिव नहीं होती है। आगे, अब पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। अब हम लोग बात करते हैं कि पाथ लेंथ इसके बारे में, जैसे कि एक सर्कल में मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लीजिए एक बार वो अपनी जगह से शुरू किया और एक सर्कल बना के वो अपनी जगह पे वापस चला आया, मतलब वो कितना चला टोटल, खुद सोचिए कितना चलेगा, समझ आया? कितना चलेगा वो पूरी गोला के, उस गोले के जो जितना बड़ा वो गोला बनाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए इतना गोला चला और इसका रेडियस r है, तो वो कितना चलेगा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, कितना होता है वो 2πr, ठीक। तो उसकी डिस्टेंस या पाथ लेंथ जो हो जाएगी उसको हम लोग बोल देंगे कि 2πr मीटर, इसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक। आगे हम लोग बताएंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम लोग यहाँ से गोरखपुर जाना है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? उड़ के, ठीक, तो वो हो गई डिस्प्लेसमेंट। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन इन अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, ठीक। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस एंड द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the object along a given interval of time. It is represented by a vector from initial position to the final position. Okay, अब हम लोग समझ में तो आ गया ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वो होता है, जैसे मान लिया हम लोग यहाँ से गोरखपुर जाना था, हम लोग हवाई जहाज पहुंच गए, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही, सबसे नजदीक था, पहुंच गए हम लोग, काम हो गया। आगे अगला ये होता है कि हम लोग कि हाँ सर्किल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब सर्किल वाले में डिस्टेंस तो हम जान के 2πr होती है,
लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु अपने जगह से, शुरुआती जगह से उछल के फिर वहीं आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? खुद सोचिए। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक, या फिर फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, क्या बचेगा इसमें? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक। इसकी भी यूनिट मीटर में ही होती है, लेकिन ये वेक्टर होता है, ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, मतलब एक समय में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है। हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में ये भी बता दिया मैंने कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेज, जैसे यहाँ से गोरखपुर आना था तो गोरखपुर हवाई जहाज से जा सकते थे, तो बस हो गया था। डिस्टेंस जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट के बाद डायरेक्शन होती है, फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके लिए डायरेक्शन भी होगी। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज नेवर नेगेटिव और जीरो बट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ से कहीं गए तो हम लोग का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा नहीं। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अभी हम लोग देखे सर्किल के केस में जीरो भी हो गया था, ये नेगेटिव भी हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए किसी दूसरे डायरेक्शन में, हम लोग पूरब जा रहे थे, 5 मीटर पूरब गए, 10 मीटर पश्चिम चले आए, तो हम लोग की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो -5 होगी, क्योंकि हम लोग -5 तो हम लोग ईस्ट के डायरेक्शन में बढ़ गए थे। अगला, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन टाइम इज इधर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या उसके बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, वो 5 मीटर पूरब चला, 10 मीटर पश्चिम चला, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी उसकी 15 हो गई डिस्टेंस ट्रेवल, उसमें तो 15 मीटर चला, 5 इधर 5 वापस आने में और फिर 5 आगे बढ़ने में, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a given time can be equal or less than a distance traveled but never greater than a distance traveled। अभी हम लोग पिछले केस में बात कर रहे थे 10 मीटर पश्चिम जाने वाले की 5 मीटर पूरब जाके, तो उसके केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो -5 होगी, जो कि बड़ी नहीं है 15 से, ओके। अगला, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन कैन हैव मेनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड। डिस्टेंस जो होती है वो कई की हो सकती है, जैसे कि हम लोग यहाँ से गोरखपुर जा रहे थे, कभी उड़ के जा रहे थे, कभी जमीन से जा रहे थे, कभी ट्रेन से जा रहे थे, तीनों बार में अलग अलग वैल्यू जा रही थी, ओके। और जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में केवल हम लोग वो वैल्यू लेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, जो कि थी एरोप्लेन वाली, ओके। अगला पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशंस टेल्स द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। जो डिस्टेंस है अगर हम लोग उसकी वैल्यू जानते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग को पता है कि यहाँ से गोरखपुर की दूरी 50 किलोमीटर है, अगर हम लोग सड़क से गए तो बोलेंगे 53 किलोमीटर है, ट्रेन से गए तो बोलेंगे 45 किलोमीटर है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि मान लो कोई हमसे बोले कि हम 45 किलोमीटर ट्रैवल करके आए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो बेटा, हाँ मान लो कि तुम ट्रेन से आए हो, तो अगर वो बोलेगा आप 53 किलोमीटर चले आए तो बोलेगा कि हम बता सकते हैं कि हाँ कि ठीक है भाई तुम इससे आए हो, बस से आए हो, ओके। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट टेल द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है, सीधा सीधा नॉर्मल, तो उसमें हम लोग पाथ फॉलोड बता नहीं पाएंगे। अगला हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में, ओके। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन व्हिच डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स। हम लोग मान लेते हैं जैसे कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वो होती है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट में मैंने डिस्कस किया, चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। और उसके बीच कितना टाइम लिया उसको ट्रैवल करने में, बस वही होता है वेलोसिटी। फॉर्मूला लिखा हुआ है x2 - x1 डिवाइडेड बाय t2 - t1। यहाँ पे x2 जो है फिगर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि x2 जो था वो एक जगह पे था, ऊपर एक्स एक्सिस पे ऊपर था, मतलब x मींस डिस्टेंस एक्सिस पे ऊपर था, और नीचे जो x एक्सिस है जिस पे हम लोग टाइम प्लॉट किया उस पर t2 और t1 वैल्यूज हैं। हम लोग को पॉइंट P1 से P2 तक जाना है, तो वहाँ पर से वहाँ पर तक उसकी जाने की एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो हम लोग P2 का जो डिस्टेंस था वो x2 था और P1 पे जो डिस्टेंस था वो x1 था, तो x2 - x1 करेंगे तो हम लोग को चेंज इन डिस्टेंस आ जाएगा, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जो हम लोग का टाइम लिया हुआ था जो कि t2 - t1 होगा, ठीक। इस तरह से हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में।
तो एवरेज स्पीड में अब हम लोग कोई कोई इनिशियल फाइनल वेलोसिटी के बारे में नहीं सोचना है, हम लोग को सोचना है कि कितना समय लगा, ठीक, मतलब कितना वो चीज़ डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूले में सीधे सीधे नजर आ रहा है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम तो हमारा टी टू माइनस टी वन होगा, लेकिन जो हम लोग की लेंथ होगी वो P2 से P1 वाली कर्व जो लाइन गई है वो कर्व वाली लाइन होगी, इसका वैल्यू जो होगा वो x2 माइनस x1 से ज़्यादा होगा, ठीक। तो हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है एवरेज स्पीड पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन प्लेस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी यूनिट के बारे में। तो यूनिट जो होती है वो इसकी मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और सेकंड जो होती है वो टाइम की यूनिट होती है। हम लोग डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस को टाइम से, इसलिए हम लोग बोलेंगे मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब सुन के बच्चों को बहुत चक्का हो जाता है कि ये क्या चीज़ वाला आ गई, नहीं, इसके बारे में तो हम लोग कभी सुनाएंगे। तो हम लोग इसको बहुत ही ब्रीफली ठंडे दिमाग से सीखेंगे, ठीक। तो हम लोग समझते हैं पहले इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, मतलब एक क्षण पे मतलब बहुत ही छोटे समय पे, जब हमारे पास जो समय है वो बहुत कम हो जाए, माइनस मतलब एकदम 0.00001 पे हो जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका स्पीड क्या थी। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिव्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर, यहाँ लिखा है साफ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये हम लोग की जो ये वो वेलोसिटी होती है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए हम लोग यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं, ठीक, हम लोग देवरिया से गोरखपुर जा रहे हैं, ठीक, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक, चलिए देवरिया से गोरखपुर ही मान लेते हैं। अब हम पूछेंगे आपसे चौरी चौरा पे आपकी क्या स्पीड थी, चौरी चौरा में जब आप मार्केट में थे तो आपकी क्या स्पीड थी। ये बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल हो जाएगा, लेकिन फिर भी माना जा सकता है कि बहुत छोटा है, ठीक। मान लीजिए हम लोग यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, पूछेंगे गोरखपुर में आपकी क्या स्पीड थी। तो वो एक छोटे से पॉइंट पर समझने वाली वैल्यू है कि एक छोटी सी, आगे हम एग्जाम्पल में जो ग्राफ दिख रहा है इससे हम लोग समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा, मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एक क्षण पे उसकी वैल्यू क्या थी। ओके, तो अब हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करें हैं जिसमें हम लोग वाई एक्सिस में एक्स मीटर्स यानी उसमें डिस्टेंस दिए हैं, और जो एक्स एक्सिस है उसमें हम लोग हमेशा टाइम लेते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल वैल्यू है, वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, वो कभी बदलती नहीं है, इसलिए हम लोग उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ए और बी के बीच में हम लोग पढ़ते हैं, डिस्टेंस की स्टडी करते हैं सिस्टमेटिकली, क्योंकि ये साइंस है। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पहले बात करें ए और ई के बारे में। ए और ई के बीच में उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो हमारे पास जो टाइम का डिफरेंस था वो कितना था, 6 - 4 2 सेकेंड, ठीक। अभी हमारे पास 2 सेकेंड है। अब यहाँ पर से हम लोग डिस्टेंस को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो वेलोसिटी दे देगा, ठीक। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड दे देगा हम लोग क्या, वेलोसिटी। अब जब हम लोग के पास 2 सेकेंड पे मिल गया, अब हम लोग इसको और कम करेंगे, आधा कर देंगे, 1 सेकेंड का गैप रखेंगे, जो हम लोग को सी पे मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोग को तो एवरेज मिलेगा, क्योंकि और छोटा किया जा सकता है। तो हम लोग ए से एफ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग के पास गैप जो है टाइम का वो 0.5 सेकेंड है, मतलब 5.5 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग इसको और छोटा करेंगे, एकदम पास लाएंगे पॉइंट ए पे, तभी हम लोग को पता चलेगा पॉइंट ए पे क्या है वैल्यू, ठीक, पॉइंट ए पे। अब हम लोग एकदम जब उसको छोटा करते करते हम जब ए पे ले आएंगे तो पता चलेगा कि वो जो पॉइंट है, वो जो लाइन थी हम लोग की, वो टेंजेंट हो चुकी है उस पॉइंट पे। तो भाई अब टेंजेंट के लिए हम लोग को क्या निकालना होता है, टेंजेंट के लिए क्या होता है, dx/dt, मतलब एक बार उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। चिंता मत करिए अगर आपको डेरिवेटिव समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि जो टाइम था हमारा एकदम बहुत कम हो गया था, एकदम लगभग 0 के बराबर था। 0.00001 सेकेंड अगर हम लोग बोलेंगे तो कितना बराबर होता है, 0 के बराबर होता है लगभग, लेकिन 0 नहीं होता है, हमने 0 का वैल्यू यूज नहीं करेंगे, तो उन्होंने लिमिट पढ़ा है, ठीक। उससे इसको रिलेट करेंगे। आगे हम लोग आगे समझते हैं कि 10 द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेटा टी बिकम्स इनफिनिटेसिमल स्मॉल। यहाँ पे हम लोग सीधा बोल रहे हैं कि हम लोग केवल उस एवरेज वेलोसिटी के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी, उसमें हम लोग का जो डेल्टा टी होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, एकदम टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल के लाते हैं।
इसका मतलब फॉर्मूला निकाल के लाते हैं। क्या बोला मैंने अभी कि लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या लिया गया, लिमिट dx/dt, ये हो गया टेंजेंट। ठीक ठीक, अब ये हो गया। अब जब टेंजेंट हो गया तो हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो हम x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, पता चल जाएगी। बस वही निकालना था हम लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर पसंद आया हो तो धन्यवाद। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी पराक्रम एकेडमी में आकर आप लोगों को ऐसी ही अच्छी अच्छी कंटेंट्स मिलेंगी और हम लोग अपलोड करेंगे, आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। आए क्या है, टॉपिक्स भी कुछ इस प्रकार है, जैसे हम लोग अभी मैंने डिफरेंशिएशन बोला, टेंजेंट बोला, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो उसके बारे में वो आप लोग के लिए टॉपिक नया है, तो मैं उसके कुछ बेसिक्स भी बेसिक भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, जो जितना लगभग फिजिक्स में आने वाला है 12th तक। हाँ, और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जब स्पीड पढ़ लिए हैं, वेलोसिटी पढ़ लिए हैं, तो एक्सेलरेशन के बारे में भी जानना हमारा फर्ज होता है। उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ लेंगे, जैसे s = ut + ½ स्क्वायर, b² - u² = 2s, और b = u + at। ओके। उसके बाद बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है साइन कन्वेंशन पहचानने में। साइन कन्वेंशन का सबसे आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अगले लेक्चर में। उसके बाद हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि मोशन इन अ सिंगल डायमेंशन होता है। उसके बाद हम लोग ग्राफ बना बनाकर इन काइनेमेटिकल इक्वेशंस और काइनेमेटिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या है। अगर आप और आपका दोस्त साथ दौड़ रहे हैं तो क्या दोनों मोशन में है, क्या दोनों रुके हुए हैं, क्या एक आगे चल रहा है, क्या एक पीछे चल रहा है, किसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है, हम लोग इस सब के बारे में आगे आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम, like, subscribe and do share if you like anything of it. Thank you.